नमस्ते दोस्तों, साहित्य वाचन में आपका स्वागत है। आज हम मैनेजर पांडे की पुस्तक साहित्य और इतिहास दृष्टि का वाचन करेंगे। भूमिका। साहित्य के स्वरूप और प्रयोजन संबंधी अनेक दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों में अंतर के कारण ही आलोचना और इतिहास के विभिन्न सिद्धांतों और पद्धतियों में बुनियादी अंतर होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य के अनुशीलन के लिए साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप और उसके सामाजिक प्रयोजन को पहचानना जरूरी है। साहित्यिक रचनाएं इतिहास से निर्मित होती हैं और इतिहास का निर्माण भी करती हैं। रचना का अस्तित्व इतिहास के भीतर होता है, इतिहास के बाहर नहीं। कृतियों की उत्पत्ति में इतिहास की सक्रिय भूमिका होती है और पाठकों द्वारा उनके अनुभव तथा मूल्यांकन का इतिहास उनके जीवन का इतिहास होता है। कलाकृतियाँ अपने सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ की उपज होती है, लेकिन महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ अपने संदर्भ के परे भी सार्थक सिद्ध होती हैं। कलाकृतियों की कालबद्धता और कालजयीपन में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। महान कलाकृतियों को कालजयीपन की क्षमता इतिहास से ही प्राप्त होती है। उनका कालजयीपन इतिहास प्रक्रिया में ही सिद्ध होता है। इस तरह कलाकृतियों की उत्पत्ति, उनके अस्तित्व, उनके जीवन को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि आवश्यक है। ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य के विकास की व्याख्या करना ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य है। साहित्य का अस्तित्व समाज से अलग नहीं होता, इसलिए साहित्य का विकास समाज के विकास से कटा हुआ नहीं हो सकता। साहित्य सामाजिक रचना है। साहित्यकार की रचनाशीलता, चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व से निर्मित होती है। साहित्यिक कर्म की पूरी प्रक्रिया सामाजिक व्यवहार का ही एक विशिष्ट रूप है। इसलिए साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास के अनेक रूपों में जुड़ा होता है। साहित्य का इतिहास व्यापक सामाजिक इतिहास का अंग है। इसी रूप में साहित्य के इतिहास को समझने समझाने के दृष्टिकोण, प्रयोजन और पद्धति की सहायता से साहित्य के इतिहास लेखन की सामाजिक सार्थकता का विकास हो सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि साहित्य का विकास केवल छात्रों और अध्यापकों के लिए उपयोगी है, रचनाकारों, पाठकों और आलोचकों के लिए नहीं। यह भ्रांत धारणा साहित्य विवेकहीन इतिहास लेखन और साहित्य विरोधी साहित्य चिंतन का परिणाम है। साहित्य का इतिहास रचनाकारों, पाठकों और आलोचकों के लिए समान रूप से जरूरी है। साहित्य के इतिहास का एक प्रयोजन साहित्य के विकास की गति और दिशा का बोध कराना है। इस बोध के बिना रचनाकार, पाठकों और आलोचक न तो अपने दायित्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न दायित्वों का उचित निर्वाही। साहित्य की रचना और आलोचना की अधिकांश समस्याएं साहित्य के इतिहास की समस्याएं होती हैं। इसलिए साहित्य के इतिहास के बोध से ही ऐसी समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं। वास्तव में साहित्य विवेक के विकास के लिए इतिहास बोध आवश्यक है। इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होगा और साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध लंगड़ा। साहित्य के इतिहास लेखन में साहित्य के परिवर्तन और विकास की व्याख्या होती है। उसमें परंपरा और परिवर्तन के द्वंद्वात्मक संबंध का बोध होता है। साहित्यिक परिवर्तनों की व्याख्या के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार केवल व्याख्या के लिए परिवर्तन की व्याख्या करते हैं और कुछ साहित्य के विकास को समझने के लिए। लेकिन परिवर्तन की व्याख्या का एक उद्देश्य नए परिवर्तन को प्रेरित करना और दिशा देना भी होता है। साहित्य के परिवर्तन और विकास के मूल में सामाजिक परिवर्तन और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज के परिवर्तन तथा विकास में साहित्य की सक्रिय साझेदारी। साहित्य और समाज के इस आपसी संबंध का बोध जगाने वाला इतिहास लेखन ही समाज और साहित्य के इतिहास के निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। इतिहास का निर्माण करने वाले स्वयं इतिहास से निर्मित भी होते हैं। यह बात समाज और साहित्य के इतिहास के संदर्भ में समान रूप से सच है। जैसे समाज के इतिहास का बोध
समाज के इतिहास का निर्माण करने वाली जनता के लिए जरूरी होता है, वैसे ही साहित्य के इतिहास का बोध साहित्य के इतिहास के निर्माताओं के लिए आवश्यक है। कुछ साहित्यिक चिंतक मानते हैं कि साहित्य समाज से स्वतंत्र होता है। साहित्य संसार पूर्णतः स्वायत्त होता है। कृतियों का बोध इतिहास मुक्त होता है। कलाकृतियों का सौंदर्य बोध शाश्वत और सार्वभौम होता है। कुछ दूसरे साहित्यिक चिंतन कहते हैं कि साहित्य केवल भाषिक संरचना है और साहित्य का इतिहास साहित्य के रूप संबंधी परिवर्तनों का इतिहास है। ये सभी रूपवादी और सौंदर्यवादी मान्यताएं इतिहास विरोधी मान्यताएं हैं। इस पुस्तक में ऐसी इतिहास विरोधी नई पुरानी मान्यताओं का खंडन किया गया है। इसमें इतिहास के स्वरूप और विकास के बारे में एक ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन है जो साहित्य और समाज के विकासशील संबंध को स्वीकार करता है और इतिहास लेखन में साहित्य की सामाजिकता तथा साहित्यिकता की एक साथ रक्षा करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार साहित्य का विकास साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है। साहित्य के स्वरूप और विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने पर ही व्यापक सामाजिक संदर्भ में साहित्य की क्रांतिकारी भूमिका को पहचाना जा सकता है। आजकल हिंदी में साहित्य के इतिहास और साहित्य के प्रति ऐतिहासिक दृष्टि का विरोध पुराणपंथी और आधुनिकतावादी, पुराने रीतिवादी और नए रूपवादी अपने अपने ढंग से करते हैं। पुराणपंथी वर्तमान और भविष्य को अतीत के अनुरूप बनाना चाहते हैं। वे प्रगति का निषेध करते हैं, रूढ़ि की पूजा करते हैं और रूढ़िवाद की वकालत करते हैं। हिंदी के आधुनिकतावादी वर्तमान के क्षण और क्षण की वर्तमानता में जीने वाले अनुभववादी हैं। वे पूंजीवाद और साम्राज्यवादी पतनोन्मुख कला मूल्यों की हिमायत करते हैं। हिंदी के पुराने रीतिवादी और नए रूपवादी साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रयोजन को अस्वीकार करते हैं। वे सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की सक्रिय भूमिका का विरोध करते हैं। ये आधुनिकतावादी और रूपवादी साहित्य को दूसरे सामाजिक व्यवहारों और विचारों से पूरी तरह अलग रखने की मांग करते हैं। लेखक के लेखकीय व्यक्तित्व और नागरिक व्यक्तित्व में पार्थक्य स्थापित करते हैं और कभी कभी यह भी घोषणा करते हैं कि कविता ही कवि की संपूर्ण नागरिकता है। हिंदी के आधुनिकतावादी और रूपवादियों का यह दृष्टिकोण जन विरोधी और इतिहास विरोधी है। वास्तव में इस देश का शासक वर्ग शोषक समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के बुनियादी परिवर्तन और विकास का विरोध करता हुआ अपनी इतिहास विरोधी भूमिका निभा रहा है। संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में शासक वर्ग के प्रतिनिधि और सेवक बुद्धिजीवी ऐसे सिद्धांतों और मूल्यों की वकालत करते हैं जिनसे साहित्य का ऐतिहासिक स्वरूप धूमिल होता है और समाज के विकास में साहित्य की क्रांतिकारी भूमिका का विरोध होता है। हिंदी साहित्य में रचना के स्तर पर जनवादी प्रवृत्तियों के विकास और आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसार के लिए पुराणपंथियों, आधुनिकतावादियों और रूपवादियों के विरुद्ध विचार धारात्मक संघर्ष तेज करना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने अपने अपने इतिहास और आलोचना संबंधी लेखन में पुराणपंथियों, रीतिवादियों, आधुनिकतावादियों और रूपवादियों के तरह तरह के जन विरोधी और इतिहास विरोधी दृष्टिकोणों के विरुद्ध संघर्ष किया है। आज जब हम जन विरोधी और इतिहास विरोधी दृष्टिकोण से संघर्ष करना चाहते हैं और जनता से मुक्ति संघर्ष में सहायक हिंदी साहित्य तथा उनके इतिहास की पक्षधर भूमिका की पहचान विकसित करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा के ऐसे
संघर्षों को याद करें। नामवर सिंह ने इस पुस्तक के कुछ निबंधों को आलोचना पत्रिका में छापकर मुझे प्रोत्साहित किया और समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मूल्यवान सुझाव देकर कई तरह की मुश्किलों से बचाया। मैं इन सब के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। इस पुस्तक में कुछ निबंध 1976 से 1978 के बीच जब आलोचना में छपे तो उनका मित्रों ने स्वागत किया, इस काम को पूरा करने का आग्रह किया। यह पुस्तक उन मित्रों की प्रेरणा का ही फल है। साहित्य और इतिहास दृष्टि को पुस्तकाकार रूप में हिंदी जगत के सामने लाने का काम को भाई श्याम बिहारी राय ने किया है। इस पुस्तक को हर तरह से व्यवस्थित और बेहतर बनाने में उनके सुझावों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के लेखन का आरंभ जोधपुर में हुआ। जोधपुर के मेरे अनेक छात्र और मित्र पुस्तक के निर्माण में कई तरह से सहायक रहे। उन्हें इस पुस्तक के प्रकाशन में जितनी खुशी होगी उतनी मेरे धन्यवाद देने से नहीं। आज उनके सहयोग को याद करना अपने जीवन के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय से पुनः गुजरने जैसा है। 17 अक्टूबर 1981, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। मैनेजर पांडे।